Good afternoon, everyone. We are back again with yet another insightful and engaging Facebook Live session by Sharda Hospital, Greater Noida. My name is Dr. Marusha, pediatrician from Sharda Hospital, and I'll be hosting this informative session. Today we have our expert, Dr. Soumya Mittal, Head and Senior Consultant, Department of Neurology, Sharda Hospital, Noida. Thank you, sir, for joining us today. Thank you, doctor, for having me here. So, sir, you're welcome. And before we start this discussion, let me introduce Dr. Soumya Mittal to our viewers. Dr. Soumya Mittal is Head and Senior Consultant in Department of Neurology, Sharda Hospital, with over 20 plus years of experience in the field of neurosciences. Dr. Mittal is a member of several prestigious organizations, including the Association of Physicians of India, the Indian Stroke Association, and the Indian Academy of Neurology. Today, in this session, we will be discussing migraine, symptoms and causes, treatment and prevention. So, Soumya Mittal sir, please enlighten us, our audience, with some basic information about migraine. देखिए, माइग्रेन एक बहुत कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है. यहाँ पे पेशेंट्स को कॉमनली सर में दर्द होता है और उसकी वजह से ही इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है. कॉमनेस्ट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मैं एक तरह से बोलूँगा कि काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम रहती है. लेडीज़ में अक्सर ज़्यादा होती है मेल्स के मुकाबले, बट बहुत रैम्पेंट बीमारी है. मेरे ख्याल से दुनिया में कोई नहीं होगा जिसको कभी सर में दर्द नहीं हुआ होगा. तो ये चीज़ हमेशा एक सर में दर्द का एक वेरिएंट है, तो वो हमेशा माइग्रेन में हमें एक परेशानी दे सकती है. Okay, sir, thank you. So, sir, what are the symptoms of migraine and how is it different from normal headache? देखिए, सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन में सबसे पहला सिम्टम और सबसे क्रूशल सिम्टम होता है हेडेक. जो सर में दर्द है वो सबसे इसका मेन सिम्टम है, पर ये अकेला सिम्टम नहीं है. माइग्रेन अगर देखें तो इसमें 3 फेज़ या 4 फेज़ माने जाते हैं. एक फेज़ होता है जो माइग्रेन से हेडेक से पहले होता है, फिर एक हेडेक के दौरान और फिर हेडेक के बाद. तो हेडेक के जो पहले होता है उसमें अक्सर हमें घबराहट होती है, एक थकान सी लगती है, कभी कभी परेशानी सी लगती है. काफ़ी लोग पहचान जाते हैं कि हमें हेडेक आने वाला है. हेडेक के अपने आप में सिम्टम देखें तो उसमें कॉमनली हेडेक इटसेल्फ होना, हेडेक होना, और उसके साथ उल्टी होना या उल्टी का आभास होना, नौशिया होना, आँखों में रोशनी चुभना, रोशनी से या लाइट से सिर में दर्द बढ़ जाना, आवाज़ से सिर में दर्द बढ़ जाना, या फिर मान लीजिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, किसी को परेशानी उससे होना. ये बहुत कॉमन फीचर्स हैं जो हमें हेडेक के फेज़ में मिलते हैं. एक नेसल कंजेशन काफ़ी लोग रिपोर्ट करते हैं कि नाक जो है वो भरी भरी सी लग रही है. कभी कभी कान में भी उसी का एक सिम्टम लगता है कि उसमें कान भारी सा लग रहा है या कान में कुछ आवाज़ सी आ रही है. कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें साथ में गर्दन में दर्द है या हाथ में दर्द है. ये कॉमन सिम्टम्स हैं हेडेक के. और उसके बाद एक पोस्ट हेडेक फीचर आता है, सिंड्रोम आता है, जिसमें पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, थकान सी लग रही है, एक फीलिंग ऑफ जनरलाइज टायर्डनेस है कि बस थोड़ी देर आराम कर लें, थोड़ा सा आराम आ जाएगा. इस टाइप के फीचर्स होते हैं. अब माइग्रेन अपने आप में काफ़ी सारे वैरायटीज़ का होता है. जैसे ऑप्थाल्मोप्लेजिक माइग्रेन हो गया, इसमें हेडेक के साथ साथ आँख में प्रॉब्लम आती है कि धुंधलापन नज़र आएगा या दिखना बंद हो जाएगा. दूसरी तरफ होता है जिसको हम बोलते हैं हेमीप्लेजिक माइग्रेन. इसमें हाथ पैर एक तरफ से कमज़ोर हो जाएंगे सर दर्द के साथ. ज़्यादातर सर दर्द होने के बाद कमज़ोरी आती है, कभी कभार कमज़ोरी आती है और उसके तुरंत बाद हेडेक आ जाता है. और इसी टाइप से और भी वैरायटी है, एक कहते हैं वर्टिब्रल बेसिलर हेडेक माइग्रेन. इसमें क्या होता है, हमें जो है चक्कर कॉमनली आते हैं, साथ में हेडेक होता है, पर चक्कर का जो सिम्टम है, उल्टी का जो सिम्टम है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है. तो इस वैरायटीज़ में हमें काफ़ी सारे हेडेक्स हैं, अलग अलग वैरायटी के हेडेक हैं. अब इसको बाकी हेडेक से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो थोड़ा सा कठिन सवाल है आपका, क्योंकि उसके लिए हमें बाकी सारे फीचर्स जानने होते हैं कि हर हेडेक का जो है वैरायटी, उसका एक अलग सिम्टम और होता है जो हमें हेल्प करता है कि हम माइग्रेन से उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ. जैसे एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर हेडेक. तो क्लस्टर हेडेक में हमारी हेडेक के साथ साथ हमारी आँख जो है वो कभी कभी लाल हो जाती है या उससे पानी आने लगता है. फिर ड्यूरेशन ऑफ हेडेक, क्लस्टर हेडेक में ज़्यादातर आधे घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे होता है और बार बार दिन में हेडेक होता है.
इसमें माइग्रेन में हेडेक लगातार चलेगा, कम से कम 6 घंटे या 3 से 4 दिन तक हेडेक लगातार चलता रहता है। तो ड्यूरेशन ऑफ हेडेक से फ़र्क हो जाता है। वहीं पे अगर हम आँखों वाली कंप्लेंट लें, ग्लॉकोमा हो गया, तो उसमें आँखों का फीचर बहुत सिग्निफिकेंट होता है। आई पेन बहुत ज़्यादा होता है, हेडेक उतना सिवियर नहीं होता या आई पेन से रिलेटेड होता है, तो वो हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे हमें ग्लॉकोमा का फीचर है। फिर हेडेक अपने आप में और बहुत सारी वैरायटीज से होता है। मान लिया आपको ब्रेन हेमरेज है, मान लिया ब्रेन इन्फेक्शन है, तो ये सब अपने आप में भी हेडेक और वॉमिटिंग, ये सारे फीचर्स उसमें भी हमें आते हैं। तो फीचर्स ऑफ हेडेक जो है वो काफ़ी कुछ ओवरलैप करते हैं, तो हमें एक प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए कि हम माइग्रेन ही डील कर रहे हैं, कुछ और डील नहीं कर रहे हैं। So, sir, what triggers migraine? देखिए, ट्रिगर जो है ये इंडिविजुअल होता है, हर आदमी का एक अलग ट्रिगर होता है। काफ़ी बार नहीं भी होता है, बट ज़्यादातर जब हम कहते हैं कि नहीं है, तो हम सिर्फ उस बारे में सोच नहीं पाए हैं कि क्यों हमें हेडेक ट्रिगर हो रहा है। और ये बहुत सारे वेरी ट्रिगर्स होते हैं। हमने जैसे बोला कि लाइट से सेंसिटिविटी या आवाज़ से सेंसिटिविटी, स्मेल से सेंसिटिविटी, ये कॉमन हमारे ट्रिगर्स हैं जो हमें कॉमनली हिस्ट्री में जो पेशेंट हम देख रहे हैं उसी समय मिल जाते हैं कि हमें उसमें क्या ट्रिगर है। बहुत लोग होते हैं जिनको फास्ट फूड से ट्रिगर होता है, कॉफ़ी से, कभी कभी टी से, इनसे होता है। लैक ऑफ स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो स्क्रीन है, मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो मोबाइल से, लैपटॉप से, इनकी स्क्रीन के कंटिन्यूस से यूज़ से हमारा माइग्रेन बहुत ट्रिगर होता है। तो ये ट्रिगर्स हैं जो हमारे हर पेशेंट में एक अलग कंपोनेंट देता है, एक अलग वैरायटी देता है कि उसको क्यों हो रहा है। हमें अपना ट्रिगर खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या है। और एक हर आदमी का एक अलग पैटर्न होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको चॉकलेट खा के आराम आ जाता है, वहीं पे काफ़ी लोग हैं जिनको चॉकलेट खा के ट्रिगर हो जाता है। काफ़ी लोग हैं जो सो जाते हैं, हेडेक में भी सो जाते हैं, जब उठते हैं तो हेडेक और बढ़ा हुआ मिलता है। वहीं पे 90% ऑलमोस्ट पेशेंट कहते हैं कि हाँ जी हम सो जाते हैं तो आराम आ जाता है। तो हर एक आदमी का ट्रिगर एक अलग वो है, तो ये हमें अपना ट्रिगर खुद सोच के, खुद डिस्कस करके उसको इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। Okay, sir. So, sir, what causes migraine? देखिए, माइग्रेन कॉज क्या करता है ये अभी क्लियर नहीं है। वी डोंट हैव अ डेफिनेट पैथोलॉजी की माइग्रेन के पीछे क्या है। तो कॉमन जो चीज़ें मानी जाती हैं हमारे यहाँ न्यूरोलॉजी में, वो ये है कि एक तो ब्रेन में कुछ एरिया हो सकता है जो माइग्रेन का ट्रिगर हो, माइग्रेन का सेंटर है, जैसे थैलामस हो गया है, या ब्रेन स्टेम के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे पॉन्स हैं। तो ये वाले एरियाज़ हैं जिनको माना जाता है कि यहाँ पे माइग्रेन डेवलप हो सकता है। तो ये एरिया हाइपर एक्टिव होता है कुछ लोगों में, जिसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। दूसरी थ्योरी आती है कि हमारे माइग्रेन में अक्सर होता है कि पेशेंट्स को यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें सूजन लगती है, यहाँ पे ऐसे पल्स फील होती है उनको। तो एक थ्योरी है वास्कुलर थ्योरी की, बेसिकली जो माइग्रेन है उसमें इनिशियली ब्रेन के कुछ एरिया में खून का सप्लाई कम हो जाता है और उसके बाद वो बढ़ता है। तो जब वो कम हो जाता है तो हमारे पहले वाले सिम्टम मिलते हैं हेडेक चालू होने से पहले, और जब वापस बढ़ता है तो फिर वो हेडेक का सिम्टम देखे जाता है। तो ये एक वास्कुलर थ्योरी है। एक थ्योरी है ट्राइजेमिनल नर्व की, कि ये ट्राइजेमिनल और सर्वाइकल नर्व जो हमारी होती हैं वो आपस में जब इंटरकनेक्ट होती है, उनकी हाइपर एक्टिविटी से ये सारे प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो थ्योरीज़ बहुत सारी हैं कि ये भी हो सकता है, बट फाइनल अभी कुछ नहीं है। Thank you, sir. And sir, does it get better over time? ये हर आदमी का वेरी कर सकता है कि माइग्रेन जो है, हेडेक जो है, वो उसका कम हो रहा है या बढ़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा हद तक यही दिखाता है कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनका हेडेक बढ़ रहा है। 1-2 बार हेडेक देखिए सबको हो गया है, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको कभी हेडेक नहीं हुआ होगा। तो हेडेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जब हेडेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वो एक प्रॉब्लम आती है। दूसरी जगह हेडेक की फ्रीक्वेंसी कभी कभी वही रहती है, हेडेक की इंटेंसिटी बढ़ती है। जो सिम्टम्स हैं, आज पेशेंट को हेडेक हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, कभी कभी उसके बाद उसको नॉशिया, वॉमिटिंग डेवलप हो जाता है, फोटोफोबिया बाद में डेवलप हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स एक्सपैंड कर सकते हैं धीरे धीरे। प्रॉब्लम ये है कि जब ये सिम्टम्स एक्सपैंड करते हैं तो हमें बाकी चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि हर आदमी जिसको माइग्रेन है ज़रूरी नहीं कि कुछ और नहीं हो सकता।
मान लिए किसी पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हो सकता है उसको पहले माइग्रेन रहा, आज वो ब्रेन हेमरेज के सर के दर्द के साथ आया है। तो हमें वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्यों वो माइग्रेन है या नहीं है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो कैरेक्टर है हेडेक का वो क्या चेंज हुआ है। क्या एक हेडेक जो पहले रेगुलर होता था उसका इंटेंसिटी, उसका वैरायटी, उसका टाइप की किस टाइप का पेन है वो चेंज हो गया है, उसका एसोसिएटेड फीचर्स क्या चेंज हो गए हैं। ये सारे फीचर्स हम देखेंगे तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि ये बेसिकली माइग्रेन में ही आ रहा है या कोई और वैरायटी आ रही है। माइग्रेन में कभी कभी जैसे आपने कहा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो अगर वो मान लीजिए 10 से 15 दिन के ऊपर चला जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्रोनिक माइग्रेन। और माइग्रेन के ट्रीटमेंट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है। So, sir, can migraine itself lead to stroke? देखिए, माइग्रेन इटसेल्फ लीड्स टू स्ट्रोक तो नहीं होता है, पर काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे जो बैकग्राउंड कंडीशन है वो शेयर करता है माइग्रेन और स्ट्रोक। जैसे एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं कैडासिल, दूसरा होता है कैरासिल। इसमें स्ट्रोक भी हो सकता है और कॉमन फीचर होता है माइग्रेन का। तो ऐसा नहीं है कि माइग्रेन के पेशेंट में स्ट्रोक नहीं हो सकता या स्ट्रोक के पेशेंट को माइग्रेन नहीं हो सकता, पर और ऐसी भी कंडीशंस हैं जहाँ पे दोनों फीचर्स अलग अलग स्टेज पे डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। So, sir, are migraines hereditary? यस, माइग्रेन्स कैन बी हेरिडिटरी बट नॉट नेसेसरीली कि हर माइग्रेन हेरिडिटरी है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जिसमें हमने अभी बात करी कि हमारे पहले सिम्टम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं माइग्रेन विद ऑरा, और काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये सिम्टम नहीं होते, उनमें उनको कहते हैं माइग्रेन विदाउट ऑरा। तो ये देखा गया कि माइग्रेन विद ऑरा के पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 425% पेशेंट्स में जेनेटिक हिस्ट्री मिलती है। माइग्रेन विदाउट ऑरा में ऑलमोस्ट 10% पेशेंट्स में जेनेटिक हिस्ट्री मिलती है। उसके बावजूद माइग्रेन इतना कॉमन है कि हमेशा जेनेटिक हिस्ट्री मिलने की ज़रूरत नहीं है, बिना जेनेटिक हिस्ट्री के भी माइग्रेन हमेशा मिल सकता है। प्लस जैसे हमने कहा कि अभी कैडासिल हो गया, कैरासिल हो गया, ये इस टाइप के भी जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जहाँ पे माइग्रेन इज जस्ट वन ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ अदर डायग्नोसिस। So, sir, how can we prevent a migraine? माइग्रेन प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे ट्रिगर्स हैं हम उसको अवॉइड करें। अगर आपको रोशनी से प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि हमारे धूप में जाते समय आप जो है थोड़ा सा या तो सन ग्लासेस लगा के रखें या एक कैप लगा के रखें जो आपकी आइज़ में सन उतना ना आने दे। लाइट है तो उससे दूर रहें, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स अवॉइड करें। जो भी खाने पीने में ऐसी चीज़ है जो आपको माइग्रेन दे सकती है, हेडेक ट्रिगर करती है, वो ना खाएं। तो आपके जो ट्रिगर्स हैं उसको अवॉइड करें, वो सबसे क्रूशियल पार्ट है उसको अवॉइड करने में। बट माइग्रेन को अदरवाइज अवॉइड कर देना अभी कोई इस टाइप से हमें वो नहीं है। Alright, sir. So, sir, we have some questions from Yeah. our viewers. So, Sarika Gupta asks, what is the best treatment for migraine? देखिए, माइग्रेन में जैसे हमने अभी बात करी, दो किस्म के माइग्रेन हो गए। एक हो गया क्रोनिक माइग्रेन जहाँ पे हमने बोला था कि 10 से 15 दिन से ज़्यादा हेडेक डेज होते हैं। एक पेशेंट को एक महीने के अंदर अंदर 10 दिन से 15 दिन हेडेक रहता ही रहता है। ज़रूरी नहीं है कि 10 से 15 दिन लगातार हो। किसी को 3 दिन का हेडेक है तो 3 अलग अलग या 4 अलग अलग एपिसोड जिसमें वो टोटल मिला के 10 to 15 डेज़ बनते हैं, वो भी एक हमें क्रोनिक हेडेक की डेफिनेशन देता है। एक पेशेंट होता है जिसको एक महीने में एक बार सर में दर्द हो गया, हफ्ते में एक बार सर में दर्द हो गया, आधे घंटे रहा, एक दिन रहा, ठीक हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एपिसोडिक माइग्रेन। अब एपिसोडिक माइग्रेन में हमें पूरा ट्रीटमेंट रेगुलर देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम SOS मेडिसिन देते हैं कि जिस समय आपको हेडेक है उस समय आपने वो मेडिसिन ले ली और आपका हेडेक सेटल कर गया, दैट्स इट। पर जो हमारा क्रोनिक हेडेक है उसमें हम एक रेगुलर हेडेक के लिए मेडिसिन देना प्रेफर करते हैं, जिसको हम प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। वो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ हेडेक देना सूटेबल होता है क्रोनिक पेशेंट्स के लिए। अलग अलग वैरायटीज़ हैं दोनों के लिए मेडिसिन के लिए, और वो हमें पेशेंट टू पेशेंट इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। Alright, sir, thank you. Sir, Mr. Mahesh Jain is asking, can migraine damage my brain? देखिए, यस, माइग्रेन कैन डैमेज अ ब्रेन। अभी तक की थियोरेटिकली ये माना जाता था कि माइग्रेन में ब्रेन में डैमेज नहीं आ रहा है, पर जो रीसेंट स्टडीज़ हैं उसमें MRI में ऑलरेडी हमें, अगर हम MRI करते हैं तो हमें MRI में छोटे छोटे वाइट मैटर चेंजेस मिलते हैं।
वाइट मैटर क्या है? वाइट मैटर ब्रेन का एक हिस्सा है जो हमारे बॉडी में हमें क्या प्रोसेस करना है, क्या सोचना है, उस थॉट प्रोसेस को प्रोसेस वगैरह करने में हमें हेल्प करता है। तो वो वाइट मैटर में प्रॉब्लम्स हमें दिखने लगती हैं। तो येस, डेफिनेटली ब्रेन में चेंजेस आते हैं, बट एकदम से ब्रेन में कुछ डैमेज हो जाएगा, जैसे स्ट्रोक में हो जाता है या ब्रेन ट्यूमर में हो जाता है, उस टाइप से हमें इमीडिएट चेंजेस नहीं मिलते, बट डेफिनेटली चेंजेस आते हैं ब्रेन में। Sir, Miss Shruti Sabharwal is asking, how can I tell if the headache I am having is dangerous? जैसे हमने कहा, ये जो डेंजरस हेडेक है इसमें अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं सिम्टम्स के। इनको कॉमनली हम लोग मेडिकल टर्म्स में रेड फ्लैग्स बोलते हैं, जिसमें आपका फ्रेश हेडेक होना, या एक एल्डरली में हेडेक होना, या हेडेक का नेचर चेंज हो जाना, एडेड चेंजेस आना कि एडेड फीचर्स हो जाना, या हमारा कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिलना। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बोलते हैं कि साथ में आपको कमज़ोरी आ गई, आपको एकदम से दिखना बंद हो गया, आपको एकदम से ज़बान टेढ़ी हो गई, चेहरा टेढ़ा हो गया, ज़बान से बोलना बंद हो गया। ये फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं। एकदम से हाथ पैर में सुनपन आ गया। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं जो हेडेक के साथ अगर एसोसिएटेड है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये रेड फ्लैग है, इसमें हमें आगे इवैल्यूएशन की, उसको माइग्रेन के आगे सोचने की ज़रूरत है। Okay, sir. Thank you, sir. Sir, Mr. Ankit Sisodia is asking, what change in lifestyle may help in my headache? देखिए, बहुत सारी वो है इसमें। इनफैक्ट हमारी एक बुक आ रही है माइग्रेन के बारे में, इट इज़ इन पब्लिकेशन, तो उसमें हमने ये आंसर करने की कोशिश करी है। बट देखिए, इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस आर अ लॉट। जैसे हमने उस बुक में भी बात करी कि अगर हमारे पेशेंट को फ़्लाइट पकड़नी है, तो उस फ्लाइट पकड़ने को पेशेंट को सुबह 5, अगर उसकी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, तो सुबह 4 या 5 बजे उठ के एयरपोर्ट पहुंचना है। फिर वो एयरपोर्ट पे इतनी सारी आवाज़ें, एयरपोर्ट तक पहुंचने का स्ट्रेस, सामान जगह पे मिल गया नहीं मिल गया, रख गया नहीं रख गया स्ट्रेस, वहाँ पे सामान वापस मिल जाएगा, बीच में सूटकेस आपका टूट तो नहीं जाएगा, हैंडल टूटा हुआ मिलेगा नहीं मिलेगा, खुला हुआ सूटकेस तो नहीं मिलेगा, उस चीज़ का स्ट्रेस है ना। वहाँ पे आपको बैठने की जगह मिल रही नहीं मिल रही है, एक काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ हर एक आपका जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसमें आपकी जो दिनचर्या है उसको हमें फोकस करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हमने पहले कहा कि आपका जो रिस्क फैक्टर है वो हमें हटाना पड़ेगा कि क्या आपका रिस्क फैक्टर है। क्या हमें कॉफ़ी पीने से हेडेक हो रहा है, क्या हमें चॉकलेट खाने से हेडेक हो रहा है, तो हमें वो हटाना है। अगर लाइट है तो हमें लाइट का सेंसिटिविटी को, रिस्क फैक्टर को रोकना है, तो पहले हमें उसको रोकना है। हमारा एसी चल रहा है, अब एसी चलते समय कॉमनली किसी को कुछ नहीं लगता, इट्स वेरी कंफर्टेबल। जिसका माइग्रेन है उसको एसी की आवाज़ भी परेशान कर रही है। एसी का अगर हवा डायरेक्टली सर पे लग रहा है तो वो ठंडी हवा भी उसको हेडेक ट्रिगर कर रही है। तो उस चीज़ से हिसाब से हमें उसको चेंज करना है कि एक मॉडर्न एसी लगवाएं जिसमें आवाज़ कम है, या फिर एसी की पोजीशन ऐसे लगवाएं कि हमारे सर पे ठंडी हवा ना है, क्योंकि काफ़ी बार उससे भी हेडेक ट्रिगर हो जाता है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगेन फिर वही वाली बात है कि ट्रैवलिंग का स्ट्रेस, तो आप कोशिश करें कि आपका जो टिकट है वो इस टाइप का हो कि आप मॉर्निंग में अपनी कंफर्टेबल स्लीप लेके उठ पाओ, एक नाइस अपना कंफर्टेबल ब्रेकफास्ट करके फिर आप अपना ट्रैवलिंग चालू करो। दैट मेक्स अ लाइफस्टाइल चेंज। आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो, आपकी पार्टी है, काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में, आपने स्विमिंग चालू करी, फुटबॉल खेलना चालू करा, जैसे ही आपने चालू करा आधे घंटे में, 15 मिनट में, 1 घंटे में आपको हेडेक ट्रिगर कर गया, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से पहले मिल सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं जो हम आपको दे सकते हैं, ताकि वो अगर आप पहले ले लेते हैं तो आपका हेडेक ट्रिगर ही ना हो। या फिर अगर ऑप्शन है आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, तो आप अपना वो स्पोर्ट्स चेंज कर लो, एक माइल्डर फॉर्म ऑफ स्पोर्ट में आ जाओ, ताकि आप उसको अवॉइड कर सको। पार्टी है, साउंड होना है, डेफिनेटली होना है, फास्ट फूड होना ही होना है, तो आपको वो पार्टी के लिए अगेन एक तो हम मेडिसिन दे सकते हैं, प्लस एवरी पार्टी हैज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको उतनी परेशानी नहीं होगी, उतनी लाइट नहीं होगी, उतनी साउंड नहीं होगी, तो यू कैन फाइंड सम प्लेस वे कैन बी कंफर्टेबल। प्लस अपने होस्ट को बेटर रहेगा बता के रखे कि भाई हमें हेडेक है, अगर हुआ तो हमें जाना पड़ सकता है। तो अ गुड होस्ट, अ गुड फ्रेंड विल ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट। Okay, sir, Miss Monica Tyagi asks, can migraine be cured forever? As of now, we don't have a cure for migraine, but जैसे हमने कहा क्योर, प्रोफाइलैक्सिस की जो थेरेपी होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव है
बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें हम इसमें ऑप्शन ले सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंड अ गुड कंट्रोल इज़ पॉसिबल इन ऑलमोस्ट 95 to 99% पेशेंट्स, अगर हमारा ट्रीटमेंट पेशेंट को सूट करता है, अगर जो बंदा हमारे पास आ रहा है वो हमें एक प्रॉपर हिस्ट्री दे पाता है। काफ़ी बार क्या होता है कि पेशेंट्स जो हैं, लोग अपने आप का सिम्टम अवॉइड कर जाते हैं कि हाँ ये तो होता ही है ना, कि चाय पीना कोई बड़ी बात नहीं है, खाली पेट से हो गया, ना सोने से तो सर में दर्द होता ही है। ये चीज़ें आप उसको नज़रअंदाज ना करें, आप अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमें क्लू देती हैं कि हमें आपको क्या दवाइयाँ देनी हैं और कैसे आपको आराम दे सकते हैं। तो अपना सिम्टम प्रॉपर्ली बताना बहुत ज़रूरी है। Sir, Mr. Deshraj is asking what kind of radiology and pathology tests need to be done to check for migraine problems? देखिए, माइग्रेन में आइडियली स्पीकिंग इट्स एज फार एज इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन इन अ वे, क्योंकि माइग्रेन में अपने आप में कोई भी पैथोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल फीचर कॉमनली नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि हाँ वाइट मैटर चेंजेस हमें एमआरआई में मिलते हैं, तो यस वो हैं, बट ऐसे बहुत सारे मिमिक्स हैं, वो बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें और भी वाइट मैटर चेंजेस मिलते हैं। तो विदाउट अ प्रॉपर हिस्ट्री एक एमआरआई जस्ट करके हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ पेशेंट को माइग्रेन है। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ब्रेन में चेंजेस हैं, पर वो कोरिलेट करना पड़ेगा कि हाँ इसको हेडेक है, साथ में ये फीचर्स हैं, तो हमें माइग्रेन मिल सकता है। माइग्रेन में टेस्टिंग जो हम करते हैं वो हमारे जो बाकी कंडीशंस हैं उनको रूल आउट करने के लिए होता है। अगर आपके न्यूरोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करें किसी टेस्ट के लिए, तो वो या तो आपकी थेरेपी को मॉनिटर करना चाह रहे हैं या फिर आपका कंडीशन रूल आउट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए जैसे हमने कहा कि हेमीप्लेजिक माइग्रेन होता है कि पेशेंट को हेडेक भी हुआ और पेशेंट को वीकनेस भी हो गई, बोलना बंद हो गया है। अब जब ये पेशेंट आएगा हमारे पास इमरजेंसी में, तो हम सोचेंगे कि ये स्ट्रोक है, तो वो हमारे पास हमें बाद में पता है कि वो हेमीप्लेजिक माइग्रेन है, पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब तक पेशेंट ये नहीं बता पा रहा कि हाँ मुझे हेडेक था पहले, उसके बाद हुआ है, या अदरवाइज़ भी हमें वो चीज़ लगे कि ये स्ट्रोक है, तो हमें उसको रूल आउट करने के लिए एक एमआरआई या एक जो भी हमारी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है उसको प्लान करना पड़ेगा। दूसरी जगह मान लीजिए ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो हमें उसको देखना पड़ेगा, उसमें सीटी स्कैन करके हमें रूल आउट करना पड़ता है कि ब्रेन हेमरेज तो नहीं है। ब्रेन इन्फेक्शन में अगर हम मेनिंजाइटिस की बात करें, सेम कंडीशन आती हैं, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, फीवर एक एडिशनल फीचर है। तो अगर हमें रूल आउट करना है तो अगर उसमें हमें वापस CSF जो है उसका टेस्टिंग करनी पड़ती है, पैथोलॉजिकल टेस्टिंग करके, तो वो एक अलग कंडीशन है जहाँ पे हमें वो चीज़ देखनी पड़ती है। इसकी जो मेडिसिन्स हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे हम कभी कभी जो मेडिसिन देते हैं उसका ब्लड लेवल क्या पहुँचा हुआ है, टॉक्सिक लेवल तो क्रॉस नहीं कर गया है, वो भी हमें देखना पड़ता है, तो उसकी भी ब्लड टेस्ट अक्सर होते हैं। बट माइग्रेन पर से डायग्नोज करने के लिए इंडिविजुअल हेडेक, इंडिविजुअल स्कैनिंग या इंडिविजुअल पैथोलॉजिकल रिपोर्ट डायरेक्टली आपको इन्फॉर्म कर देगी कि हाँ ये माइग्रेन है, ऐसा नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। Sir, Niharika Mittal is asking, what should she do if her migraine attack is lasting for more than 3 days? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीट योर डॉक्टर, क्योंकि अगर आपको हेडेक 3 दिन तक है, इसका मतलब आपका 2 सर्कमस्टांसेस इसमें एवेलुएट करते हैं। 1, आप ट्रीटमेंट पे हो, नंबर 2 आप ट्रीटमेंट पे नहीं हो। तो नंबर 1 अगर आप ट्रीटमेंट पे नहीं हो तो यू हैव टू मीट योर डॉक्टर एंड स्टार्ट सम थेरेपी फॉर इट। नंबर 2, अगर आप ट्रीटमेंट पे हो तो आपका जो मेडिसिन है, ज़रूरी नहीं है कि हर पेन किलर हर आदमी में इफेक्टिव हो, या एक लेवल ऑफ पेन के बाद एक पेन किलर हो सकता है इनइफेक्टिव हो जाए। तो उस केस में या तो आपकी डोज भी बढ़ाई जा सकती है, आपका इफ़ेक्टिविटी जो है वो जैसे जैसे कम होता है उस हिसाब से हमें कभी कभी ड्रग भी चेंज करना पड़ता है। तो एंड फाइनली अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो वी हैव टू कंसिडर प्रोफाइलैक्सिस। Sir, Nikhil Ratan is asking, is ibuprofen good for migraine? देखिए, इट इज़ मोर ऑफ अ थिंग कि आपको क्या सूट करे। जैसे हमने अभी कहा कि कभी कभी आपको पेन किलर दिया जा रहा है माइग्रेन के लिए, हेडेक के लिए, नॉट जस्ट माइग्रेन, किसी भी हेडेक के लिए, और आपको वो सूट नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ हमें फिर चेंज करनी पड़ेगी। फर्स्ट लाइन यस, पैरासीटामोल, क्रोसिन, ये जो दवाई होती है यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड विद दैट आइबुप्रोफेन इज़ वन ऑफ द मेडिसिन जो हम दे सकते हैं। बट ये फर्स्ट लाइन थेरेपी मानी जाती है
कि ये हम स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इस पर असर आ जाए, कभी कभी इसके आगे हमें बढ़ना पड़ता है। Thank you, sir. Sir, Ananya wants to know what's the fastest way to cure migraine. The fastest way to cure migraine is to take your medicine as soon as possible. आपका जैसे ही हेडेक स्टार्ट होता है आप तुरंत अपनी दवाई ले लें। ज़्यादातर होता ये है कि पेशेंट्स वेट करते हैं कि इस हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा दवाई नहीं खानी है, किडनी प्रेशर आ जाएगा, लिवर प्रेशर आएगा, तो वो अवॉइड करते हैं कि कोशिश करते हैं कि नहीं हो, और उस केस में हेडेक बढ़ के काफ़ी सीवियर हो जाता है। उसके बाद वो हेडेक की मेडिसिन लेते हैं, तो वो पेन किलर आपको इतनी तेज़ी से आराम नहीं देने वाला। अगर आपका 1% पे हेडेक है आप वहाँ पे दवाई खा रहे हो, और एक 50% आपका हेडेक है वहाँ पे आप दवाई खा रहे हो, दोनों में आराम आने में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप दवाई पहले ले रहे हैं तो आपको क्योर ज़्यादा जल्दी मिल पाएगा। Thank you. Sir, Suji Kashyap is asking, are there some lifestyle changes that might help prevent my headaches, such as diet, exercise or meditation? हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि डेफिनेटली डाइट मॉडिफिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी माइग्रेन पेशेंट्स ओवरवेट होते हैं, तो लॉस ऑफ वेट जो है वो काफ़ी हेडेक की फ्रीक्वेंसी कम करने में हेल्प करता है। जो स्क्रीन एक्सपोजर है वो हमने कहा उसको हमें कम करना चाहिए। डेफिनेटली डाइट में जो आपका ट्रिगर है वो अवॉइड होना चाहिए। और क्या और कौन सा ट्रिगर जानना चाह रही है? वन वाज डाइट, डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एक्सरसाइज इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, पर एक्सरसाइज में हमें ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज करते समय आपका हेडेक ना ट्रिगर हो रहा है। लाइक वी सेड कि कभी कभार एक्सरसाइज करने में या हमारी जो कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है उसको करने में हमारा हेडेक ट्रिगर होता है, तो एक्सरसाइज करते समय वी हैव टू बी केयरफुल कि हमारा एक्सरसाइज से ट्रिगर ना हो रहा हो, तो हमें उसको भी मॉड्यूलेट करना पड़ेगा कि हमें कितना एक्सरसाइज करना है ताकि हम कंफर्टेबल रहें। एंड मेडिटेशन, योगा डेफिनेटली हमें हेल्प करता है, म्यूज़िक थेरेपी डेफिनेटली हेल्प करता है, तो ये सब हम साथ में कर सकते हैं। Alright, sir. That answers Nishant Tyagi's question also, who asked what can I do in my daily life to help manage my migraines. So next question is by Mohammed, who is asking what food should I avoid in migraine. देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर फूड नहीं है जो हमें अवॉइड करना है। ये कॉमन हम आपको ट्रिगर्स बता सकते हैं कि अगर 100 पेशेंट हैं तो 100 में से 80% पेशेंट ये लेके आते हैं, जिसमें से फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड, कॉफ़ी ट्रिगर्स, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे कॉमन फूड्स होते हैं जो कर सकते हैं हेडेक ट्रिगर। पर ये कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम से होता है ऐसा नहीं है, हर आदमी का ट्रिगर फ़र्क है, तो आपको अपनी डाइट में अपने पैटर्न में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्या लेके हेडेक होता है। काफ़ी लोगों को आइसक्रीम खा के भी होता है, बहुत लोग होते हैं जिनको आइसक्रीम खा के एक रिलैक्स फीचर मिलता है, दे फील कंफर्टेबल कि हाँ वी हैव हैड अ गुड आइसक्रीम, दे फील बेटर आफ्टर दैट। तो डेफिनेटली आपका जो हेडेक है ये उसका जो ट्रिगर है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर डाइट, कोई पर्टिकुलर आइटम अवॉइड करके नहीं इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको अपना पर्टिकुलर फूड आइटम खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा। So Mr. Anuj Seth asks, what are the home remedies to relieve migraine symptoms? देखिए, होम रेमेडीज़ में सबसे अच्छा होता है कि आप एक अंधेरे कमरे में लाइट ऑफ करके अपना बिल्कुल जो आपका कंफर्टेबल लेवल ऑफ एसी है ठंडा करके टेक अ गुड नैप। सबसे अच्छा तरीका वो है आपको अगर हेडेक हो रहा है उसमें आराम देने में। बाकी अगर हम दादी नानी के नुस्खों की बात करें तो कहते हैं बादाम का तेल अगर थोड़ा सा लगाया जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। कैम्फर काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि ये हम अगर आसपास रखें तो अच्छा लगता है। चंदन काफ़ी माथे पर अप्लाई करने से दे फील बेटर। काफ़ी लोग सिर्फ बाम लगा के काम चलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, बट अगर हम साइंटिफिकली उसको कंक्लूड करना चाहें तो वी डोंट हैव अ पेपर ऑन इट, बट डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। Okay, sir. Sir, Miss Snigdha Roy is asking, can any of my medicines such as birth control pills be making my migraine headaches worse? कर सकता है। नंबर 1, बर्थ कंट्रोल पिल में अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है कि दे कैन ट्रिगर व्हाट इज़ नोन एज CVT। ये एक कॉमन फीचर, कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स का। बर्थ कंट्रोल पिल से ब्लड जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिससे जो ब्रेन की वेन्स होती हैं
वो क्लॉट हो जाती हैं, और उसकी वजह से उसका भी पहला फीचर अक्सर हेडेक होता है, और दूसरा एक कॉमन फीचर होता है सीजर्स एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका जो बर्थ कंट्रोल पिन है वो माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है, बट येस एक हेडेक डेफिनेटली उससे अगर आपको आ रहा है तो इट शुड बी लुक्ड इनटू। एंड लाइक वी सेड कि आपकी जो हेडेक की ट्रिगर है दैट हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज्ड, तो वो एक बार बार रिपीट हो रही है, Yeah. बट डेफिनेटली वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके माइग्रेन में कि आपका ट्रिगर क्या है और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। So, sir, Miss Sonal Jain is interested in your book and she is asking that can you please share more information about the same with all of us? It is still under publication, so as soon as it is done, we'll do another Facebook Live and let you know. Okay, sir. So, sir, Mohammed Shahid is asking what can I do if my medication is not working for me? I didn't. Please repeat करेंगे? If the medication that he has been prescribed for migraine, if it's not working, what should he do? देखिए, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है और वो आपको हेल्प नहीं कर रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। किसी भी तरफ से मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करो, क्योंकि आपको जो आप ओवर मेडिकेट कर रहे हो उससे भी आपको हेडेक ट्रिगर हो सकता है। बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाने से भी मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक नाम का एक टर्म होता है, वो हो सकता है कि आपको बार बार हेडेक की गोली खाने से, सर दर्द की गोली खाने से उस गोली पे डिपेंडेंस बन जा रही है, तो जहाँ पे आपने वो दवाई हटाई आपको हेडेक आ रहा है, तो डेफिनेटली आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि डोज़, क्या वो डोज़ आपको एडिक्वेट है वो हमें देखना है। तो अक्सर आपकी डोज़ इनएडिक्वेट होती है, तो हम डोज़ को स्टेप अप कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ वी कैन ऑलवेज चेंज द मेडिसिन। तो ये दोनों चीज़ों करने के लिए बेटर रहेगा कि आप हमेशा अपने डॉक्टर से मिलें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। Okay, that's all for today, sir. Thank you so much for Thank enlightening you. us and Thank you. giving us such a useful information. So we hope our viewers enjoyed this session. Stay tuned for such live sessions in future again.